हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम बात करेंगे बेसिकली अल्कीन का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस कैसे कराते हैं उसका मैकेनिज्म देखेंगे, उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। अल्काइंस भी करता है ओजोनोलिसिस, बट बेसिकली आज जो हम बात करेंगे वो अल्कीन के बारे में बात करेंगे। अल्कीन ओजोनोलिसिस करके क्या देता है, क्या क्या दे सकता है, ओजोनोलिसिस कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ओजोनोलिसिस हम शुरू करते हैं। ओजोनोलिसिस में होता क्या है कि एक हम अल्कीन का मॉलिक्यूल लेते हैं और इसका ओजोन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं। ओजोन गैस तो पता है आपको, ओजोन गैस का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। अगर बात करें तीनों ऑक्सीजन की, मतलब यहाँ जो ऑक्सीजन आपको दिख रहा है, इन तीनों ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन, ऐसा करके यहाँ पर 2 लोन पेयर होता है और यहाँ पर 1 लोन पेयर होता है प्लस चार्ज, एक चार्ज भी होता है फॉर्मल चार्ज, और यहाँ पर 3 लोन पेयर होता है और एक माइनस फॉर्मल चार्ज होता है। दिस इज O3 मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओजोन मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं भाई? ओजोन मॉलिक्यूल। तो अल्कीन क्या करता है? ओजोन के साथ रिएक्शन करके क्या देता है? तो सबसे पहले तो ये बनाता है मोलोजोनाइट। क्या बनाता है? मोलोजोनाइट। ये 3 ऑक्सीजन इसके साथ जुड़े होते हैं, 2 पेरोक्सिल लिंकेज होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं मोलोजोनाइट। मोलोजोनाइट। और मोलोजोनाइट के बाद बनता है ओजोनाइट। क्या बनता है? ओजोनाइट। ओजोनाइट में क्या होता है? ऑक्सीजन आ जाता है कार्बन कार्बन के बीच में और यहाँ पर एक ही पेरोक्सिल लिंकेज हमारे पास बच जाता है। यहाँ अगर ध्यान देंगे आप तो पता चलेगा कि यहाँ पर 2 पेरोक्सिल लिंकेज है। पेरोक्सिल लिंकेज मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का लिंकेज। तो यहाँ एक लिंकेज है और यहाँ एक लिंकेज है, 2 पेरोक्सिल लिंकेज है। मोलोजोनाइट में कितने पेरोक्सिल लिंकेज है भाई? 2 पेरोक्सिल लिंकेज है। और ओजोनाइट जो बना यहाँ पर हमारा ओजोनाइट, इस ओजोनाइट में कितने पेरोक्सिल लिंकेज है? 1 पेरोक्सिल लिंकेज। क्या है? 1 पेरोक्सिल लिंकेज। और मोलोजोनाइट का अगर आप मतलब अल्कीन का ओजोन से रिएक्शन कराने पर क्या बना? अल्कीन का ओजोन से रिएक्शन कराने पर पहले तो बनता है मोलोजोनाइट और मोलोजोनाइट के बाद बनता है ओजोनाइट। और ओजोनाइट का अगर आप एग्जांपल के रूप में डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड का मतलब हुआ ये, ध्यान दीजिएगा, डाइमिथाइल सल्फाइड का मतलब ये हुआ CH3 एंड CH3 एंड कितना डबल बॉन्ड, कितना लोन पेयर? 2 लोन पेयर। इसी को बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फाइड। दिस इज डाइमिथाइल सल्फाइड। इस डाइमिथाइल सल्फाइड को हम शॉर्टकट में बोलते हैं DMS। तो अगर DMS के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां से मिल जाएगा हमको 2 मोल ये, और साथ में ये जो आप देख रहे हैं DMS, ये DMS बदल जाएगा DMSO में। कौन चीज में बदल जाएगा? मतलब हुआ ये कि अल्कीन से ओजोन का रिएक्शन कराया आपने, पहला ओजोन से रिएक्शन कराया तो मिला मोलोजोनाइट, फिर मोलोजोनाइट रीअरेंज होकर क्या दिया? ओजोनाइट। और दूसरा आपने किसके साथ रिएक्शन कराया? DMS के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है, तो DMS के साथ रिएक्शन कराया तो हुआ ये कि यहाँ से हमको एक कार्बोनाइल ग्रुप मिल गया और एक यहाँ से कार्बोनाइल ग्रुप मिल गया CO and CO, एंड ये ऑक्सीजन DMS के साथ जाकर DMS के साथ मिलकर क्या बना दिया? DMSO। DMSO की अगर बात करें हम तो इसका फुल फॉर्म होता है डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड। और इसका स्ट्रक्चर का बात करें हम तो ये होता है विथ 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी बच जाता है और सल्फर के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है। तो इसी डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड को हम बोलते हैं DMSO।
SO। तो ध्यान आपको ये रखना है कि अल्कीन से मोलोजोनाइट मिला और मोलोजोनाइट से ओजोनाइट मिला, और ओजोनाइट का अगर आपने DMS के साथ रिएक्शन कराया तो यहाँ से ये वाला एक CO कार्बोनाइल ग्रुप में बदल गया और ये CO एक कार्बोनाइल ग्रुप में बदल गया, और ये जो ऑक्सीजन देख रहे हैं ये DMS के साथ मिलकर, DMS ये था ना, ऑक्सीजन एक जा करके यहाँ पे डबल बॉन्ड उसके साथ बना दिया, तो ये ऑक्सीजन चला जाता है DMS के साथ और क्या बनाता है DMS। तो आपको प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला, प्रोडक्ट के रूप में मिला कार्बोनाइल कंपाउंड और प्लस DMSO। ये हुआ विदाउट मैकेनिज्म, बिना मैकेनिज्म के आपने देखा कि अल्कीन से आप कार्बोनाइल कंपाउंड की तरफ कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं और मैकेनिज्म के बाद फिर हम बात करेंगे कि जो ओजोनोलिसिस है ये कितने प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि अल्कीन से मोलोजोनाइट, मोलोजोनाइट से ओजोनाइट और ओजोनाइट से कार्बोनाइल कंपाउंड एंड प्लस DMSO। Now the time has come to discuss about the mechanism of this ozonolysis reaction। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा, और ये भी समझ लीजिए कि ओजोन का ये स्ट्रक्चर होता है, डाइमिथाइल सल्फाइड का ये स्ट्रक्चर होता है और डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म पर। इसका मैकेनिज्म कैसे लिखा जाए इस पर जरा बात करें। अब बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस रिएक्शन। तो मैकेनिज्म जरा देख लीजिए, मैकेनिज्म ऑफ ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले करना ये था आपको कि एक अल्कीन बना दीजिए, ये अल्कीन है और इस अल्कीन के साथ ओजोन का रिएक्शन कराइए। ओजोन है आपका O, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अगर बात करें हम तो यहाँ पर 2 लोन पेयर है, यहाँ पर 1 लोन पेयर है एंड प्लस फॉर्मल चार्ज है, और यहाँ पर 3 लोन पेयर है और 1 माइनस वाला फॉर्मल चार्ज है इसका। तो होगा क्या कि ये माइनस वाला जो है, माइनस वाला इन इस कार्बन के पास आएगा, तो इसको प्लस होना चाहिए, तो इस प्लस होने के लिए ये डबल बॉन्ड टूटकर यहाँ जाएगा। तब ये जैसे ही टूटकर यहाँ जाएगा तो इस कार्बन पर क्या आएगा प्लस, और उस प्लस के साथ कौन जुड़ जाएगा O का माइनस, और जैसे ही ये इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है पाई बॉन्ड का, ये वाला ऑक्सीजन ले लेगा। ध्यान रखना है कि अभी कितने लोन पेयर हैं इस पर, 1 2 3, इस पर कितने लोन पेयर हैं 1, और इस पर कितने लोन पेयर हैं 2, ये जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ये हो जाएगा कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, और ये ऑक्सीजन बॉन्ड इस कार्बन के साथ जुड़ गया, और ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब देख लीजिए, अगर लोन पेयर की बात करें तो इसका 3 लोन पेयर में 1 लोन पेयर तो इधर चला गया बॉन्ड बनाने में, बच गया कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर। इस पर अगर बात करें हम तो पहले 1 लोन पेयर था, अब इस बॉन्ड का एक जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन वो भी इस पर किस रूप में आ गया, लोन पेयर के रूप में आ गया, और इस पर तो ऑलरेडी 2 लोन पेयर था ही। ये जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना और कार्बन ऑक्सीजन के बीच, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं मोलोजोनाइट। क्या बोलते हैं, मोलोजोनाइट। Molozonite are quite unstable compound. Why? Because you are observing here that in case of molozonite we have 2 peroxy linkage. एक तो लिंकेज यहाँ पर दिख रहा है पेरोक्सी लिंकेज,
और एक यहाँ पर दिख रहा है। और पेरोक्सिल लिंकेज में होता क्या है कि इस ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच लोन पेयर है दोनों, इस लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है, इस लोन पेयर में रिपल्सन होता है और रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड जल्दी से टूट जाता है। तो ये जो मोनोजोनाइड बना ये अनस्टेबल है कि स्टेबल है, अनस्टेबल। कोई पूछे क्यों अनस्टेबल है तो क्या जवाब दीजिएगा, ड्यू टू पेरोक्सिल लिंकेज, ड्यू टू पेरोक्सिल लिंकेज। कितने पेरोक्सिल लिंकेज है भाई, 2 पेरोक्सिल लिंकेज, ड्यू टू 2 पेरोक्सिल लिंकेज, 2 पेरोक्सिल लिंकेज के कारण ये जो है वो अनस्टेबल है। तो फिर क्या होगा, फिर ये टूटेगा, इसमें से कोई एक पेरोक्सिल लिंकेज को तोड़ना पड़ेगा, या तो इधर से तोड़ दीजिए और नहीं तो इधर से तोड़ दीजिए। तो क्या होगा भाई, होगा ये, ध्यान दीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, होगा ये कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन आई मीन कि ये 2 इलेक्ट्रॉन ये ले जा रहा है ऑक्सीजन जिसके पास पहले से 2 लोन पेयर है, तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कम होगी, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कम होगी तो ये वाला बॉन्ड जो है ये टूटेगा। और टूटने के बाद क्या होगा, टूटने के बाद ये होगा कि ये बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा और जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ बनेगा तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा। ध्यान से समझिए हम जो बोल रहे हैं, हुआ क्या यहाँ पर, हुआ ये कि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दीजिए, चाहे ये तोड़ दीजिए, तोड़ना तो पड़ेगा बिकॉज़ पेरोक्सिल लिंकेज है, हाईली अनस्टेबल, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ना पड़ेगा तो मान लीजिए कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इधर गया तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कम हुई, इसको पूरा करने के लिए ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा, तो फिर इस कार्बन की वैलेंसी कम हुई, इसको पूरा करने के लिए ऑक्सीजन का लोन पेयर है। अब जो आप देख रहे हैं, ध्यान दीजिए, अब जो आप देख रहे हैं वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है कुछ इस तरीके से, ये कार्बोनाइल ग्रुप में बदल गया और इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, और ये जो कार्बन है ये किस चीज के रूप में बदल गया, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन, अब इसके पास एक ही लोन पेयर है और इस पर प्लस आ गया क्योंकि 3 बॉन्ड है इसके साथ, और इस पर कितने 2 लोन पेयर पहले से था और एक ये बॉन्ड वाला, कितना लोन पेयर आ गया, 3 लोन पेयर आ गया और एक माइनस चार्ज भी आ गया, 3 लोन पेयर एंड प्लस माइनस, ऐसा कुछ हो गया। अब क्या होगा, आपको पता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड का जो केस होता है उसमें ये कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इस पर डेल्टा माइनस और इस पर क्या होगा, डेल्टा प्लस होगा। ये बात तो आप जानते हैं। ये कार्बन किस तरह का कार्बन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है। किस तरह का कार्बन होता है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन का मतलब हुआ कि यहाँ पर माइनस पार्ट को अटैक करेगा। एक्चुअली में मॉलिक्यूल जो आप देख रहे हैं Ev माइनस Ev माइनस, तो इसके बीच में रिपल्सन होगा ना, इसलिए इस मॉलिक्यूल को उल्टा कर दीजिए, मतलब आप ऐसा कर दीजिए कि ये जो देख रहे हैं C उसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे कर दिया, उल्टा कर दिया, इसको जस्ट अपोजिट कर दिया ताकि प्लस वाला पार्ट ऊपर चल जाए और उसके साथ ये माइनस वाला पार्ट अट्रैक्शन में रहे, और ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे ही रहेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C एंड प्लस, यहाँ एक लोन पेयर और यहाँ पर कितना लोन पेयर भाई, यहाँ पर 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। अब क्या होगा, आपको पता है यहाँ पर डेल्टा प्लस है और यहाँ पर क्या है भाई, डेल्टा माइनस है, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट जैसे ही यहाँ जाएगा वैसे ही इस कार्बन के पास वैलेंसी होगा, तो पाई बॉन्ड जो है इसका वो टूटकर यहाँ जाएगा, और जैसे ही ये टूटकर यहाँ जाएगा ये टूटकर यहाँ जाएगा, क्योंकि कार्बन के यहाँ भी 5 वैलेंसी हो जाएगा तो यहाँ वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। तो अब उसके बाद जो स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये C है, इसके साथ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इस ऑक्सीजन के साथ फिर ये कार्बन जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन, मतलब इस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ, मतलब कुछ इस तरीके का हमको स्ट्रक्चर मिल गया। अब बताइए इसे स्ट्रक्चर को हम बोल रहे थे ओजोनाइट, क्या बोल रहे थे हम, ओजोनाइट बन गया। अच्छा, ओजोनाइट भी जो है ये अभी भी अनस्टेबल है, वाई अभी भी उतना स्टेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पेरोक्सिल लिंकेज है, तो ये जो ओजोनाइट बना अब इसका क्या होगा, अब इसका आप DMS के साथ
किसके साथ रिएक्शन कराओगे भाई, DMS के साथ। तो जैसे ही इसके साथ रिएक्शन कराओगे ये बदल जाएगा कौन चीज में, ये बदल जाएगा C डबल O बॉन्ड में एंड प्लस C डबल बॉन्ड O में एंड प्लस DMSO में। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या होगा, मतलब ओजोनाइड के साथ DMS कैसे रिएक्शन करके दो कार्बोनाइल कंपाउंड दे देगा और साथ में DMSO देगा, इसको फिर हमको देखना है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अल्कीन से कैसे ये ओजोन रिएक्शन करके मोलोजोनाइड बनाता है और मोलोजोनाइड किस प्रकार से यहाँ पर एक कार्बोनाइल कंपाउंड देकर फिर ये पार्ट देता है और लास्ट में ओजोनाइड बनाता है। यहाँ पर आपको देखना है इलेक्ट्रॉन का हेरफेर सिर्फ हो रहा है, पाई बॉन्ड और इलेक्ट्रॉन का हेरफेर हो रहा है, तब जाके ओजोन मोलोजोनाइड बना, मोलोजोनाइड से ओजोनाइड। अब हमको देखना है कि ओजोनाइड से DMS का रिएक्शन कराएंगे तो वो कैसे मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये बात बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपके। अब देखते हैं ये जो मोलोजोनाइड बना, इस मोलोजोनाइड से आप कैसे ओजोनाइड, सॉरी अभी क्या बना था हमारे पास, अभी बना था हमारे पास ओजोनाइड। दैट मींस हमारे पास था ये ओजोनाइड, ध्यान दीजिएगा ये ओजोनाइड था और यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन और एक पेरोक्सिलिन, ऐसा कुछ था हमारे पास। इसको क्या बोल रहे थे, ओजोनाइड। अब डाइमिथाइल सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराइए। डाइमिथाइल सल्फाइड का मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, डाइमिथाइल सल्फाइड का मतलब हुआ ये डाई मिथाइल सल्फाइड। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, क्या होगा यहाँ पर बहुत अच्छे से समझना होगा ये कि ये डाइमिथाइल का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, इसके पास। क्यों जाएगा भाई, वाई, ऐसा क्यों होगा, तो होगा ये कि यहां से ये वाला बॉन्ड यहां जाएगा। ध्यान से देखिए, ये वाला बॉन्ड जैसे ही टूट के यहां जाएगा, या आप ऐसा समझ लो, ऐसे भी समझ लो, ये वाला बॉन्ड टूट के यहां आएगा तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री होगी, इसको पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसका आएगा। अच्छा, ये जैसे ही यहां आएगा, ये किधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये जैसे इधर जाएगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ये जो ऑक्सीजन है ये ले लेगा। मतलब ओवरऑल क्या होगा, ध्यान दीजिए, ओवरऑल ये होगा कि इस C के साथ डबल बॉन्डेड O मिल गया, ये बॉन्ड यहां आ गया तो डबल बॉन्ड होने मिल गया, और फिर इस C के साथ डबल बॉन्ड O मिल गया और DMS इस इलेक्ट्रॉन को लेके चला गया। ये भी बॉन्ड तो टूट चुका है ना, ये बॉन्ड टूट चुका है, ये भी बॉन्ड टूट चुका है, तो ये ऑक्सीजन तो अलग हो गया। अब ये कहां चला गया, DMS के साथ, मतलब कि S 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर तो दे चुका है ऑक्सीजन, सल्फर दे चुका है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को पहले से कितना लोन पेयर था, 2, और एक ये बॉन्ड वाला 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना लोन पेयर हो गया टोटल, 1 2 3 और साथ में माइनस है, और सल्फर जो कि दिया है ऑक्सीजन को इसलिए इस पर प्लस है। अब दोनों ये रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करके क्या बना देगा, S डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3, मतलब कि एक लोन पेयर यहाँ बचा रह गया, इसी को बोलते हैं DMSO, मतलब कि डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे आपको 2 कार्बोनाइल ग्रुप मिल गया और साथ में जो DMS था वो क्या चीज में बदल गया, DMSO में बदल गया। कैसे में बदल गया, DMSO में, मतलब डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड में बदल गया। अच्छा, इस तरह का जो रिएक्शन हुआ जिसमें आपने देखा, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि अल्कीन से
को रिएक्शन कराया तो मोलोजेनाइट बना और फिर क्या बना, ओजोनाइट, ऐसा कुछ बना। और लास्ट में इसका डीएमएस से रिएक्शन करा दिया आपने तो एक ऑक्सीजन गायब हो गया और किसको चला गया, डीएमएस को चला गया, ताकि वो डीएमएस को बना सके। और हमारे पास एक कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ से मिला और दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप यहाँ से मिला, मतलब हमारे पास दो कार्बोनाइल ग्रुप मिल गया और साथ में DMSO हो गया। तो बताइए ओवरऑल इस ओजोनाइट से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है कि ऑक्सीडेशन का एडिशन हुआ है, रिमूवल हुआ है। क्या हुआ है, रिमूवल हुआ। अगर आप देखेंगे यहाँ ओजोनाइट से ऑक्सीजन रिमूव करके डीएमएस के साथ चला गया है, जहां पर जाकर के उसने डीएमएसओ बनाया है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, तो क्या ये रिडक्शन है, यस। तो इसलिए ऐसे ओजोनोलिसिस को हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, माने जहां डीएमएस आ जाए वहां पर हम बोलेंगे कि ये जो ओजोनोलिसिस है किस तरह का है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। तो दिस ओजोनोलिसिस is reductive ozonolysis, reductive ozonolysis। ये बात समझ में आया। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में होता है, टाइप्स ऑफ ओजोनोलिसिस में देख लेंगे उसको कि रिडक्टिव क्या होता है, रिडक्टिव तो देख ही लिया, और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस जो होता है वो कैसे होता है उसको भी हम देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो मैकेनिज्म बताए हैं इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ओजोनोलिसिस पर आएंगे और फिर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर। ठीक है, आगे बढ़े, इसको मिटा दें। तो याद रखिएगा डीएमएस का यूज करिएगा तो जो ओजोनोलिसिस आएगा वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आएगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, इसलिए ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुआ। अब क्वेश्चन करते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ प्रॉब्लम देख लीजिए ओजोनोलिसिस पर, छोटा छोटा प्रॉब्लम कैसे करना है आपको, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओजोनोलिसिस पर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है इस तरह का कुछ दिया हुआ है अल्कीन, मतलब कि ये सिस 2 ब्यूटीन है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ब्यूटीन है। ठीक है, अब इसका दे दिया जाए पहले तो O3 बनेगा, मतलब O3 से रिएक्शन कराना है, और दूसरा किसके साथ रिएक्शन कराइए, डीएमएस के साथ। मतलब हम जान रहे कि ये जो ओजोनोलिसिस है ये किस तरह का ओजोनोलिसिस होने जा रहा है, तो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होने जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए दो तरीका है प्रोडक्ट बनाने का, एक तो शॉर्टकट और दूसरा मैकेनिज्म के हिसाब से चलकर थोड़ा सोच समझ के। तो देखिए करना ये है आपको, पहले तो सोचिए मैकेनिज्म के हिसाब से, पहले क्या बनेगा, पहले तो बनेगा, याद करो बच्चों क्या बनेगा, पहले तो बनेगा मोलोजोनाइट, नहीं बनेगा, और मोलोजोनाइट क्वाइट अनस्टेबल है तो ये टूटकर बनेगा ओजोनाइट में। तो ओजोनाइट में जैसे ही ये टूटेगा तो हमको ये मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, दिस इज H एंड दिस इज CH3, दिस इज H एंड दिस इज CH3। अच्छा अब क्या करना है, इसका डीएमएस से रिएक्शन कराइएगा। तो आप सोच लो ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड दे देगा और ये एक कार्बोनाइल कंपाउंड दे देगा, और ये ऑक्सीजन चला गया किसके पास, डीएमएस के पास, क्या बनाने के लिए, डीएमएसओ बनाने के लिए। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिला ये यहाँ से डबल बॉन्ड बना लिया और ये यहाँ से डबल बॉन्ड बना लिया, तो हमारे पास क्या मिला, C डबल बॉन्ड O एंड H एंड CH3, ऐसा कुछ मिल गया।
और यहाँ से क्या मिला, C डबल बॉन्ड O एंड एक H और एक CH3 और उसके बाद साथ में DMS इसके साथ मिलके क्या बना दिया, DMSO, मतलब कि ये कंपाउंड बन गया DMSO। DMSO विद 1 सल्फर। तो इस तरह से हमने क्या देखा, एसीटल्डिहाइड लिखा। देखो ना, इसी को ना आप लिख सकते हो CH3CHO और इसी को आप लिख सकते हो CH3CHO। तो आपके पास ओवरऑल क्या मिला, आपके पास ओवरऑल मिला 2 मोल्स ऑफ CH3CHO, 2 मोल्स ऑफ CH3CHO। नाउ अब सवाल है कि एग्जामिनेशन हॉल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहाँ इतना नहीं बनाना है, वहाँ इससे भी शॉर्ट करना है। उसको देख लीजिए कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो आपने देख लिया कि ओजोनाइड मोलोजोनाइड बनाते हुए प्रोडक्ट की ओर कैसे पहुँचेंगे। अब देखना है कि सीधे अगर दे दिया जाए तो वहाँ पर हम सवालों को कैसे करेंगे, ठीक है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट ये है इसका, now see the shortcut। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि ये जो आप देख रहे हैं इसका ओजोनोलिसिस कराया जाए। आई मीन इधर दे दिया जाए ओजोन और दूसरा दे दिया जाए DMS। तो क्या करेंगे, शॉर्टकट ये है कि इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद एक ऑक्सीजन इधर लगा दीजिए और एक ऑक्सीजन इधर लगा दीजिए। तो एक कंपाउंड ये हो गया और दूसरा कंपाउंड। शॉर्टकट ये है कि डबल बॉन्ड जो टूट रहा है इसमें इस कार्बन को एक ऑक्सीजन दे दीजिए और इस कार्बन को एक ऑक्सीजन दे दीजिए। तो जो प्रोडक्ट हो गया वो क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O H CH3 और इधर से भी है C डबल बॉन्ड O H CH3, मतलब ये क्या है, ये है आपका एसीटल्डिहाइड। व्हाट इज दिस, एसीटल्डिहाइड। 2 मोल है एसीटल्डिहाइड का। शॉर्टकट इस तरह से आप बना सकते हैं। एक सवाल और करो। सवाल ये है कि ये अल्कीन दिया हुआ है, मान लीजिए कोई अल्कीन, और इसका कहा जाए कि ओजोनोलिसिस कराइए, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराइए क्योंकि DMS यूज हो रहा है यहाँ पर। तो कहा जाए क्या बनेगा, तो क्या हम सिखाएं अभी कि इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद क्या होगा, ध्यान दीजिए, एक ऑक्सीजन इधर दे दीजिए। ये बात तो पता है ना कि यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है एक, यहाँ पर हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन यहाँ मिल गया और डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन यहाँ मिल गया, यही बन गया। इसको अगर सीधा कीजिएगा तो पता चलेगा CHO CH2 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 एंड CHO, माने हेक्सेन 1,2 डाइअल बन गया, हेक्सेन 1,2 डाइअल बन गया। इस तरह से हो सकता है। अगर आपको दे दिया जाए दूसरा सवाल, अगर आपको दे दिया जाए कि ये कुछ है इस तरीके से, और कहा जाए कि इसका ओजोनोलिसिस कराओ, माने पहला O3 और दूसरा DMS, तो कहा जाए क्या बनेगा, कैसे बताएंगे आप, क्या बनेगा। तो देखिए करना क्या है, शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि यहाँ से बॉन्ड को तोड़ दीजिए और एक ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दीजिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ और एक ऑक्सीजन इसको, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो यही बनेगा ना, एक C डबल O बॉन्ड यहाँ मिला और दूसरा C डबल O बॉन्ड यहाँ मिला। तो एक तो एसीटल्डिहाइड मिल गया और
दूसरा क्या मिल गया हमको? कीटोन मिल गया। दूसरा क्या मिल गया? कीटोन। देख लीजिए यहाँ पर CH3 CO के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है, कीटोन मिल गया। इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट और समझ में आया हमको कि अगर आप ओजोनोलिसिस करा रहे हो और उसमें भी अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो तो वैसे सिचुएशन में आपको एल्डिहाइड मिल सकता है, नहीं तो एल्डिहाइड और कीटोन मिल सकता है, नहीं तो कीटोन सिर्फ मिल सकता है। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन आपको मिलेगा। अगर इसी में कह दिया जाए कि ये भी CH3 रहता तो ये भी CH3 रहता तो दोनों क्या होता? दोनों कीटोन मिल जाता, दोनों एसीटोन हो जाता। मतलब कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड कीटोन आपको मिल सकता है, या तो एल्डिहाइड भी मिलेगा कीटोन भी मिलेगा, या तो सिर्फ 2 मोल एल्डिहाइड ही मिल जाएगा, या तो 2 मोल सिर्फ कीटोन ही मिल जाएगा। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ऐसा कुछ होगा। तो आई होप कि ओजोनोलिसिस का जो क्वेश्चन है वो आप जरूर बना रहे होंगे या बन जाएगा। ठीक है, अब आप एक और क्वेश्चन देखें, वन मोर क्वेश्चन। अगर कहा जाए कि इसका ओजोनोलिसिस करा दो, इसका भी और इसका 2 बॉन्ड है और यहां भी दिया जाए O3 एंड दूसरा कहा जाए DNS, तो क्या होगा? दोनों बॉन्ड टूटेगा। मींस यहां वाला बॉन्ड भी टूटेगा और यहां वाला बॉन्ड भी टूटेगा और क्या बनेगा? ध्यान दीजिएगा क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो CH2 ऊपर और एक इधर C, इधर H है, ध्यान दीजिएगा, इधर भी H है, इधर भी H है, इधर भी H है एंड इधर भी H है। तो CH2 CH एंड यहाँ डबल बॉन्ड टूट के O मिल गया और यहाँ भी CH डबल बॉन्ड टूटकर O मिल गया और ऐसा सेम नीचे भी मिल गया। यही प्रोडक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल। अच्छा, बेंजीन का अगर करा दिया जाए, अगर बेंजीन का ओजोनोलिसिस करा दिया जाए तब क्या होगा? बेंजीन का, दिस इज बेंजीन, देन व्हाट विल हैपन? अगर बेंजीन का कराया जाए तब कैसे आपको मिलेगा? तो देखो, एक तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये 3, मतलब ऐसा समझो कि यहाँ एक H है और यहाँ एक H है, तो क्या मिलेगा? CH डबल बॉन्ड O एंड फिर CH डबल बॉन्ड O और यही चीज यहाँ मिलेगा, CH डबल बॉन्ड O, CH C, मतलब यहाँ टूटने से CH CHO मिल गया, फिर इसका भी एक CH CHO मिलेगा, फिर इसका भी CH CH मिलेगा, फिर इसका भी CH CH मिलेगा। तो इस तरह से आपको जो ओवरऑल कंपाउंड मिला वो क्या मिलेगा? वो तो यही मिलेगा ना, इथेन 1,2 डाइल, इथेन 1,2 डाइल मिल जाएगा। बड़ा सिंपल सा बात है भाई, ये CH है और इसी के साथ ये डबल बॉन्ड तोड़ना है और यहाँ पर क्या देना है? ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन देना है। तो एक तो ये मिल गया, दूसरा ये मिल जाएगा और तीसरा ये नहीं मिल जाएगा, मतलब 3 मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा इथेन 1,2 डाइल का। बेंजीन का अगर ओजोनोलिसिस कराते हैं तब। ठीक है, अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ ओजोनोलिसिस। ठीक है, उस पर बात करते हैं और फिर प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे, जेईई के पूछे हुए क्वेश्चंस पर बात करेंगे। हाँ भाई, तो अब
किस तरह का होगा? तो पहला तो होगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, पहला तो होगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, और दूसरा क्या होगा हमारा? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ठीक है, फर्स्ट होगा तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हुआ, और दूसरा क्या हुआ? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हुआ। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या क्या होगा, किस किस चीज का यूज होगा? तो पहला तो देख लीजिए, आप यूज कर सकते हैं जिंक प्लस एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर चाहे तो अभी अभी देखा आपने डीएमएस। तीसरा यूज कर सकते हैं आप हाइड्रोजन प्लस कैटलिस्ट, पीटी, पीडी, निकेल, ये यूज कर सकते हैं आप। और चौथा जो है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, माने फास्फोरस में 3 फिनाइल ग्रुप जोड़ दीजिए, इसको क्या बोलते हैं? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। आप यूज कर सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इसको क्या बोलते हैं? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। इतना आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क यही होगा कि यहाँ अगर आप इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, माने ए से लेकर डी तक, तो यहाँ आपको मिलेगा एल्डिहाइड प्लस कीटोन, या तो सिर्फ एल्डिहाइड या सिर्फ कीटोन या दोनों। मतलब यहाँ मिल सकता है आपको एल्डिहाइड एंड कीटोन्स are obtained as products after ozonolysis, और अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप तो आपको मिलेगा अल्कोहल्स are obtained as products after ओजोनोलिसिस। ये एकदम ध्यान रखना है कि अगर इनका इस्तेमाल किया जाए, जिसमें से ये इस्तेमाल मैंने बताया है, और उसी तरह से ये भी आप कर सकते हैं, माने ए से डी तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड और कीटोन। और अगर ई मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल्स मिलेगा एज ए प्रोडक्ट अपॉन ओजोनोलिसिस। ये तो था रिडक्टिव का। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा? या तो आप H2O यूज करिए, या तो आप H2O2 यूज करिए, या तो आप Ag2O यूज कर दीजिए, या तो आप NaIO4 यूज कर दीजिए, या KMnO4 यूज कर दीजिए। अगर ये यूज कर रहे हैं आप तो क्या मिलेगा? अगर एल्डिहाइड मिल रहा होगा जनरली तो वो बदल जाएगा एसिड में। अगर एल्डिहाइड मिल रहा होगा तो वो क्या चीज में बदल जाएगा? एसिड में बदल जाएगा। और अगर कीटोन मिल रहा होगा तो वो कीटोन ही रहेगा।
कीटोन ही रहेगा। एल्डिहाइड आर ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड एंड कीटोन रिमेन्स एज यूजुअल एज कीटोन, बिकॉज कीटोन में जो CC बॉन्ड है वो बहुत मजबूत होता है, इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा और वो कीटोन में ही रह जाएगा। तो ये चार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे हम, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स मिल सकता है। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में हम अगर इनका इस्तेमाल करते हैं तो हमको क्या मिल सकता है, एल्डिहाइड अगर मिल रहा होगा तो वो एसिड में बदल जाएगा और कीटोन अगर मिल रहा होगा तो वो कीटोन में ही रह जाएगा। तो इतना चीज जो है इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और है, इसमें KMnO4 या NiA4 ये एक ही में कर दो। इसमें इसके जगह पर आप ये कर दो पर एसिड। पर एसिड का मतलब पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड, पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड या पेरोक्सीबेंजोइक एसिड या पेरोक्सीबेंजोइक एसिड, इनका इस्तेमाल आप करिएगा तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो जाएगा। अब इसके बाद सीधे हम आते हैं मतलब क्वेश्चंस पर, जहां पर आपको ऑक्सीडेटिव भी दिया हो और रिडक्टिव भी दिया हो, और इसको बना लेने के बाद तब हम आएंगे जेई के क्वेश्चन पर, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है CH3 और दूसरा है Ag2 चाहे पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड, आपको दोनों प्रोडक्ट बताना है क्या होगा। और एक और है कि यहाँ पर पहला तो ओजोनोलिसिस करा दिया और दूसरा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या बनेगा, मींस आपको बताना है A क्या होगा, B क्या होगा एंड C क्या होगा। What will be A, what will be B and what will be C, ये आपको बताना है। तो कैसे पता लगेगा भाई, सोचो सोचो, दिमाग में आप जोर डालो, प्रेशर डालो। सबसे पहले तो रीएजेंट्स को मेमोराइज करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर आप देखोगे तो पता चलेगा O3 सब में कॉमन है, ये बदल जा रहा है। एक है जिंक एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है। ACOH का मतलब हमने बताया था पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में कि AC का मतलब होता है केमिस्ट्री में CH3COO, इसको ACE से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ACOH का मतलब हुआ कि इसमें OH लगा हुआ है, तो ये एसिटिक एसिड नहीं हुआ, दिस इज एसिटिक एसिड। तो बेसिकली ये एसिटिक एसिड दिया हुआ है। तो जिंक इन एसिटिक एसिड, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, जो लिस्ट लिखा मैंने बोर्ड पर, उसमें बताया मैंने कि एक ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराएगा और दूसरा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराएगा। मतलब कि एक के केस में होगा कि एल्डिहाइड कीटोन मिलेगा और दूसरे के केस में क्या मिलेगा, दूसरे के केस में मिल सकता है अल्कोहल भी। ये सारी चीजें लिखाई ना मैंने, अभी लिखा है थोड़ी देर पहले। तो उसमें आपने देखा होगा कि जिंक जो है एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में
रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराता है, डीएमएस के जगह इसका यूज होता है। तो जाहिर सी बात है ये जो अगर यूज करेंगे हम तो यहाँ के केस में क्या बनेगा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर एक O जुड़ जाएगा और यहाँ पर एक O जुड़ जाएगा। माने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कराते हैं तो हमको एल्डिहाइड मिलना चाहिए या कीटोन मिलना चाहिए या दोनों मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो देख लीजिए अगर जोड़ेंगे यहाँ पर CH3 है, यहाँ H है और यहाँ ऑक्सीजन जोड़ दिए तो ये तो एल्डिहाइड मिल गया, एसिटाल्डिहाइड है भाई। और यहाँ अगर ऑक्सीजन जोड़ते हैं, यहाँ अगर ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो क्या मिल गया आपको, कीटोन मिल गया। माने एक तो मिल गया एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और दूसरा क्या मिल गया, कीटोन मिल गया, मतलब एसीटोन मिल गया, दिस इज एसीटोन। अब दूसरा ये लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, लेकिन यहाँ अल्कोहल मिल जाता है। यहाँ क्या मिलता है, अल्कोहल। माने करना कुछ नहीं है, जहां पर आप ये C डबल बॉन्ड O देख रहे हैं वहां पर कर ये देना है CH2OH लगा देना है। क्या लगा देना है, CH2OH। ये 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। और यहाँ जहां देख रहे हैं आप इसको क्या कर देना है, CHOH एंड इधर CH3 कर देना है और इधर भी CH3 कर देना है। मतलब करना है कि यहाँ OH जोड़ देना है और यहाँ CH3 तो है, यहाँ OH जोड़ देना है, C पर H भी जोड़ना है भाई, C पर H भी जोड़ना और यहाँ OH भी जोड़ना है। तो यहाँ हमने देखा कि C पर H2 नहीं ना, एक H होगा, सॉरी C पर एक H होगा, यहाँ भी एक H जोड़ देना और एक OH जोड़ देना है, यहाँ पर एक H और यहाँ पर एक OH, HOH तो जुड़ गया। तो ये मिल गया हमको अल्कोहल। फर्क यही है कि एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिला हमको, जहां एल्डिहाइड बनना चाहिए था वहां पर क्या मिला, 1 डिग्री अल्कोहल मिला, और जहां कीटोन बनना चाहिए था वहां क्या मिला, 2 डिग्री अल्कोहल मिला। बट मिला तो अल्कोहल ही, कुछ दूसरा नहीं मिला। यहां की बात करिए तीसरा, यहां आप देख रहे हैं सिल्वर पाउडर या पेरोक्सीफॉर्मिक एसिड, ये दोनों या तो ये यूज कर लीजिए या यूज कर लीजिए। ये दोनों किस रेंज में थे, किस लिस्ट में थे, तो इसको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के लिए यूज होता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के लिए यूज होता है। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में याद रखना है आपको कि अगर अल्डिहाइड बन रहा होगा तो वहां से मिल जाएगा एसिड, और अगर कीटोन बन रहा होगा तो वो नहीं बदलेगा, वो कीटोन में ही रह जाएगा, कीटोन ही मिल जाएगा। तो अभी आप देखा यहाँ एसिटाल्डिहाइड मिल रहा था तो इसको एसिड में बदल दो। तो जब एसिटाल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे एसिड में तो क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड, और कीटोन जो मिल रहा था कीटोन ही रह जाएगा। दिस विल बी द प्रोडक्ट। तो इस तरह से ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव भी हो सकता है या रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी हो सकता है। उसी आधार पर हम तय करेंगे एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो आपने अभी तक देखा ओजोनोलिसिस क्या है, ओजोनोलिसिस कैसे कराते हैं, मैकेनिज्म से, शॉर्टकट से कैसे कराते हैं। अगर एक ही साथ रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दे दिया जाए तो क्या करेंगे, ये बात समझ में आ गया या नहीं आया? आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अब सीधे प्रॉब्लम्स पर आते हैं, जेईई के सवाल जो पूछे हुए हैं उस पर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हैं। आई होप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा आपको पढ़ने में। आते हैं एक जे के क्वेश्चन पर और देखते हैं वहां किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है
2015 का, which compound would give 5-keto 2-methyl hexanal upon ozonolysis. ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में सही आंसर क्या होगा इसका पता लगाना है। ठीक है, पता लगाने से पहले अगर आप देखें जो प्रोडक्ट है वो है 5-keto 2-methyl hexanal। जरा इसका स्ट्रक्चर बनाइए, पहले तो स्ट्रक्चर बनाइए। 5-keto 2-methyl hexanal, 5-keto 2-methyl hexanal। One, two, three, four, 5 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही ना हुआ। अगर प्रायोरिटी ग्रुप में देखें तो सबसे पहले नंबर दिया जाता है अल्डिहाइड को, तो उस हिसाब से 1 मिला, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या हुआ 5-keto 2-methyl hexanal, यही ना मिला। मतलब एक बार तो हमको पता चल गया कि डबल बॉन्ड को तोड़ने पर एक डबल बॉन्ड क्या चीज में बदला है, एक डबल बॉन्ड बदला है अल्डिहाइड में और दूसरा डबल बॉन्ड बदला है कीटोन में। याद रखिए, डबल बॉन्ड को तोड़े हैं तो यहाँ ऑक्सीजन दिए हैं, तो एक डबल बॉन्ड बदला है अल्डिहाइड में और दूसरा डबल बॉन्ड बदला है कीटोन में। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं आप? चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप इसको तोड़े, ध्यान दीजिए, अगर आप इसको तोड़े तो दोनों तरफ कीटोन ग्रुप मिलेगा। 1 को A को अगर आप ओजोनोलिसिस कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, A को अगर आप ओजोनोलिसिस कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इधर भी O एंड इधर भी O, मतलब दोनों कीटोन मिल गए। मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये भी कीटोन मिल गया। हाँ, यहां दिख रहा है कि अगर इसका ओजोनोलिसिस कराए हम तो ये वाला पार्ट तो कीटोन में बदल जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट अल्डिहाइड में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? अल्डिहाइड। मतलब अगर B का हम कराएं ओजोनोलिसिस तो हमको मिलेगा यहाँ डबल बॉन्ड होने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, O आ जाएगा और यहाँ CH3 है और यहाँ भी O आ जाएगा और यहाँ पर H है। तो देखिए तो अल्डिहाइड मिल गया कि नहीं? ये तो अल्डिहाइड ही है ना। 1, 2,
मतलब 2 मिथाइल 5 कीटो हेक्सेनल, यही ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप इसको भी देखें तो नो डाउट ये भी वही देगा, अल्डिहाइड देगा, कीटोन देगा, लेकिन अल्डिहाइड के तीसरे पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर इसको देखें तो अल्डिहाइड के चौथे पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि बी में ही हमारा आप देख रहे हैं प्रोडक्ट किस तरह से मिल रहा है। सो दिस वाज द क्वेश्चन एंड दिस वाज काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन, नॉट वेरी हार्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखते हैं और भी कैसा पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है? ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी आईटी का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑप्टिकली active products obtained from the complete ozonolysis of the given compound is पूछा जा रहा है आपसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और इस पर वेज पर दिया हुआ है CH3 और इसी के डैश पर दिया हुआ है H, फिर CH डबल बॉन्ड CH, फिर C के वेज पे दिया हुआ है H और डैश पे दिया हुआ है CH3 और फिर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ये क्वेश्चन है आपका, ये मतलब कंपाउंड है और इस कंपाउंड का ओजोनोलिसिस कराना है। तो पूछा जा रहा है कि ओजोनोलिसिस कराएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना? नहीं, ओजोनोलिसिस कराया जा रहा है, कंप्लीट ओजोनोलिसिस। अच्छा, जब तक कुछ दिया नहीं जाए तब तक ये मान के चलना है आपको कि आप ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, मतलब डीएमएस के प्रेजेंस में करा रहे हैं, ठीक है? तो इसका ओजोनोलिसिस कराइए और ओजोनोलिसिस कराने के बाद आप बताओ कि जो कंपाउंड मिला आपको उसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिल रहे हैं, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बात है। आप सबसे पहले कितने डबल बॉन्ड है यहाँ पर? 1 2 3, तीनों टूटेगा। तो अगर इसको तोड़ दिया जाए, ध्यान देखिए, इसको तोड़ दिया जाए, फिर इसको तोड़ दिया जाए, फिर इसको तोड़ दिया जाए, तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा। अगर इसको तोड़ा जाए तो ये बदल जाएगा CH3 CH एंड एक डबल बॉन्ड में बदल जाएगा।
एंड प्लस C डबल बॉन्ड एक H में बदल जाएगा एंड CH3 में बदल जाएगा एंड H में बदल जाएगा एंड C और फिर ये H एंड डबल बॉन्ड O में बदल जाएगा और फिर इसकी बात करें अगर हम तो फिर CH डबल बॉन्ड O में बदल जाएगा एंड फिर C H में बदल जाएगा एंड ये CH3 में रहेगा एंड ये फिर C डबल बॉन्ड O में बदल जाएगा एंड ये CH डबल बॉन्ड O में बदल जाएगा एंड एक सेकंड यहाँ कुछ छूट रहा है क्या? CH3 है ये CH3 है, ये CHO एंड CH3 में बदल जाएगा। ये ना प्रोडक्ट मिला है, ये काफी सिंपल है, जितने डबल बॉन्ड होंगे सबका ओजोन एनालिसिस करा दो तो यही तो मिलेगा। मैंने बताया है शॉर्टकट कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो और इस जगह एक ऑक्सीजन दे दो और इस जगह भी एक ऑक्सीजन दे दो और बाकी जो ग्रुप जिधर जुड़ा हुआ है वो जोड़ दो तो यही तो बनेगा। तो अगर यहाँ देखें हम तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देखने के लिए यहाँ क्या पूछ रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देखने के लिए सबसे पहले कायरल सेंटर चेक करते हैं। कायरल सेंटर मतलब कायरल कार्बन है या नहीं वो चेक करते हैं। फिर दूसरी चीज कि वहाँ कोई सिमेट्री है या नहीं ये चेक करते हैं। अगर कायरल सेंटर हुआ और कोई सिमेट्री नहीं मिला तो ऑप्टिकली एक्टिव माना जाएगा कंपाउंड। तो यहाँ पर अगर देखिए तो कायरल सेंटर है, देख लीजिए C पर 3H है और ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कायरल सेंटर के लिए कैसा हाइब्रिडाइजेशन चेक करना चाहिए? कायरल सेंटर के लिए कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा होना चाहिए? sp3। ये तो sp2 है इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ नहीं। ये sp2 है, ये sp3 है, लेकिन इसके दोनों तरफ सेम ग्रुप है CHO इसलिए कायरल नहीं हुआ। यहाँ देखिए ये sp3 है लेकिन इसके दोनों तरफ सेम ग्रुप है CHO और यहाँ चेक करें तो ये तो sp2 ही है और ये sp3 है तो बेचारे के पास 3 सिमिलर ग्रुप है हाइड्रोजन। इसलिए किसी भी कंपाउंड में जो अभी हमको मिला है इसमें किसी भी कंपाउंड के पास कायरल कार्बन नहीं है और कायरल कार्बन नहीं है, कायरल सेंटर नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा। सो देयर विल बी नो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, देयर विल बी नो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ था? ऑप्शन आपको दिया हुआ था पहला ऑप्शन दिया हुआ था 0, ऑप्शन दिया हुआ था 1, फिर C दिया हुआ था 2 एंड D दिया हुआ था 4। तो आंसर क्या होगा? A आंसर हो जाएगा मतलब 0। कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा, आंसर विल बी A। तो इस तरह से आप सवालों को हल करते हैं और जहां एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए वहां उसको भी उसी तरह से तोड़ देते हैं। डबल बॉन्ड O को तोड़ने पर वहां ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर।
अगला क्वेश्चन है कि ए मोनोमर, ये भी आईडिया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए मोनोमर ऑफ ए पॉलीमर मोनोमर ए कुछ है ऑफ ए पॉलीमर on ozonolysis yields 2 moles of HCHO and 1 mole of CH3, CO and CHO. Deduce the structure of H. ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है, आपको बताना है। कैसे बताएंगे भैया? ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मोनोमर्स तो समझते हैं ना, मोनोमर का रिपीटेशन होता है तो फिर पॉलीमर बनता है। तो वही कह रहा है कि कोई मोनोमर ए है, ए, ठीक है। और इस मोनोमर ए ऑफ ए पॉलीमर, ए क्या है? मोनोमर ऑफ ए पॉलीमर, मोनोमर ऑफ ए पॉलीमर, ए इज मोनोमर ऑफ ए पॉलीमर। और इसका ओजोनोलिसिस कराया जा रहा है तो क्या मिल रहा है आपको? मिल रहा है 2 मोल, मतलब ये भी मिल रहा है और इसका 2 मोल मिल रहा है, और साथ में ये मिल रहा है, और साथ में 1 मोल और ये मिल रहा है, क्योंकि कह रहा है कि 2 मोल्स ऑफ दिस। तो 1 मोल इधर मिल गया और 1 मोल फिर इधर मिल गया। अब कह रहा है ए किस तरह का अल्कीन होगा, ये बताना है आपको। तो आप जरा सोचिए, ए के अल्कीन के ओजोनोलिसिस से ये भी मिल रहा है, ये किस अल्कीन के ओजोनोलिसिस से मिलेगा भाई? मुझे तो लग रहा है कि अगर इस तरह का कुछ दे दिया जाए, आगे का हमको नहीं पता, इतना पता है कि अगर इसको तोड़ा जाए तो यहाँ एक ऑक्सीजन जुड़ेगा तो फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, यहाँ से फॉर्मल्डिहाइड मिल गया, और इसको तोड़ेंगे तो CO कीटोन वाला ग्रुप मिलेगा, कीटोन वाला ग्रुप मिल गया। CH2 क्या मिल रहा है? CH3 CO एंड CHO, ठीक है, CH3 CO एंड CHO। तो यहां पर अगर हम कहें, ठीक है, तो यही तो मिलेगा। ये वाला कौन चीज में जुड़ जाएगा? O में। CO CH3, मतलब देखिए ध्यान से, अगर इस मोनोमर का अगर आप ओजोनोलिसिस कराइएगा तो क्या मिलेगा? इस वाले पार्ट से यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ेगा तो HCHO हो जाएगा, और यहाँ से फिर HCHO मिल जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है CHO में बदल जाएगा, और ये वाला पार्ट CH3 रहेगा, और डबल बॉन्ड O यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब कि यही ना वो मोनोमर है। मोनोमर A जो हुआ आपका, वो यही हुआ। इस बात को फिर से समझ लीजिए, इस बात को यहाँ पर हम फिर से समझा रहे हैं। मोनोमर हमने बनाया, वो ध्यान देना है आपको कि जो मोनोमर हमने बनाया वो कैसे बनाया। पहले तो आप ये सीखिए हमने कैसे बनाया। तो आप ये बताओ, अगर हमको फॉर्मल्डिहाइड चाहिए तो हमको फॉर्मल्डिहाइड चाहिए तो किस तरह का अल्कीन होना चाहिए? इस तरह का, तभी ना इस पार्ट का तोड़िएगा तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़िएगा, और जैसे ही यहाँ ऑक्सीजन जुड़िएगा तो ये मिल जाएगा।
इतना तो हमको पता है कि फॉर्मल्डिहाइड हमको 2 मोल मिल रहा है, माने दोनों टर्मिनल पर CH2 डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये बात समझ रहे हो कि नहीं आप? इसलिए दोनों टर्मिनल पर CH2 डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। उसके बाद लगा है CH3CO, ये मतलब ये बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड में, ये भी बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड में। अब इसका ओजोनोलिसिस करिएगा तो इस जगह डबल बॉन्ड O जुड़ेगा और इस जगह CH3 जुड़ेगा और इस जगह CH एंड डबल बॉन्ड O जुड़ेगा, मतलब फॉर्मल्डिहाइड जुड़ गया। यही ना कहा CH3CO एंड CHO फॉर्मल्डिहाइड। इसका मतलब हमारा जो मोनोमर A होगा वो A क्या होगा, वो होगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH डबल बॉन्ड CH, यही वो हमारा मोनोमर होगा। तो इस तरीके से हम सवालों को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना क्लास काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए और खूब सवाल बनाते रहिए। ठीक है, बाय बाय।